नमस्कार। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय तराइन से परे पृथ्वीराज का पुनर्कल्पित इतिहास में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। आप सबसे पुनः आग्रह है अपने मोबाइल फोन को साइलेंट अथवा वाइब्रेशन मोड पे कीजिए। साथ ही आग्रह है संगोष्ठी के शुभारंभ से समापन तक आप अपनी सीट नहीं छोड़ें। जब बंद से घोषणा हो तभी आप बाहर की ओर प्रस्थान करें। आज के समारोह के सभी अतिथि विश्वविद्यालय परिसर में पधार चुके हैं, शीघ्र ही हमारे मध्य उपस्थित होने वाले हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय तराइन से परे पृथ्वीराज का पुनर्कल्पित इतिहास में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। आज के समारोह के मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान अवकार सिंह जी लखावत, मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत, माननीय विधायक मसूदा एवं सदस्य विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड, कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल, सभी माननीय अतिथिगण सभागार के प्रवेश द्वार पर हैं। उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत अभिनंदन विश्वविद्यालय परिवार की ओर से किया जा रहा है। इतिहास की महान विभूति जिन्होंने हिंदुस्तान के एकता, अखंडता, अक्षुण्णता के लिए अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, ऐसे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुनः आप सबका अभिनंदन। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को नमन करने के निमित्त आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसके मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष श्री अवकार सिंह जी लखावत, संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह कानावत, आप सभी अतिथियों से आग्रह है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संगोष्ठी की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल कर रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी अतिथियों से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री कैलाश चंद्र जी से भी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस संगोष्ठी के विधिवत शुभारंभ के लिए मैं मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह करता हूं, मां सरस्वती एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर
माल्यार्पण कर आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ करें श्रीमान। आप सभी से आग्रह है राष्ट्रगीत के लिए, वंदे मातरम के लिए, उसके तुरंत पश्चात विश्वविद्यालय को गीत होगा, आपको खड़े रहना।
विज्ञान और उन्नत शोध प्रभावी अजय मेरु के प्रांगण में है ज्ञान ग्रंथालय। योग कला वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा उत्तम ऋषियों के नामों से शोभित है भवनों का परचम। इस गरिमा में विद्याकुल का यशोगान हम गाएं, इसका गौरव इसकी महिमा नित नित नमन बढ़ाएं। अजय मेरु के प्रांगण में है ज्ञान ग्रंथालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। धन्यवाद। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री ओंकार सिंह जी लखावत। आप एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि संवेदनशील चिंतक, कुशल प्रशासक, प्रभावशाली वक्ता और भारतीय संस्कृति के सशक्त संवाहक देश भर में प्रतिष्ठित हैं। आपने राजस्थान के लोक देवताओं और मान्यताओं को संरक्षित रखने के लिए आपने 75 से अधिक पैनोरमा और स्मारकों का निर्माण किया है। आप मूलतः नागौर जिले के छोटे से गांव कहला से अजमेर आप आए वकालत करने के लिए और राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई 1980 में, तब आप अजमेर शहर भाजपा के प्रथम महामंत्री नियुक्त हुए। आपने, जो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, आपने भाषा एजेंसी से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदुस्तान समाचार के आप अजमेर के संवाददाता भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 3 बार प्रदेश महामंत्री, 3 बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद आप युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और आपका जो स्वर्णिम काल है 1994 से 1997, आप नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष रहे हैं। आप जो अजमेर में लाल पत्थरों से बने हुए चौराहे और स्मारक देखते हैं या पृथ्वीराज स्मारक देखते हैं, ये आपके उसी कार्यकाल की देन है। आपने लगभग 8 से अधिक पुस्तकों का सृजन किया है, जिसमें राजस्थानी लोक देवता और संस्कृति का उल्लेख है। आपको हमारे मध्य पाकर हम गौरवान्वित हैं श्रीमान। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य वक्ता श्री लखावत जी को पुष्पगुच्छ, श्रीफल और शॉल उड़ाकर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका अभिनंदन कीजिए श्रीमान। श्रद्धा के साथ आपका बहुत अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा कि गुरु जी से स्मृति के रूप में उन्हें एक पौधा और सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक भी भेंट करें, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित है। ऊर्जा का संवाहक हरा पौधा स्मृति के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन श्रीमान। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र जी कानावत, माननीय विधायक मसूदा एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। आप एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मे हैं। आपकी स्कूली शिक्षा मसूदा में हुई है और आपने बीकॉम राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से उत्तीर्ण किया है। आप क्योंकि किसान परिवार से जन्मे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए ये हर ग्रामीण की, हर किसान की जो परेशानी है उसको बखूबी जानते हैं। और आपकी सहजता, सरलता
राजनीतिक सुचिता कि हर व्यक्ति आपका कायल है। मैं माननीय कुलगुरु जी से पुनः आग्रह करूंगा कि श्रीमान वीरेंद्र जी कानावत का भी श्रीफल पुष्पगुच्छ एवं शोर उठाकर उनका अभिनंदन करें। आप सबसे आग्रह माननीय विधायक जी का विद्यालय आसन पर उनका अभिनंदन कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार को सदैव अंगीकार रखने वाले श्री वीरेंद्र जी कानावत माननीय विधायक, आपको भी स्मृति चिन्ह के रूप में सत्यार्थ प्रकाश एवं हरा पौधा स्मृति के रूप में बहुत धन्यवाद, अभिनंदन से। आज के समारोह की संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन से हमने अल्प समय में अनेक विश्वविद्यालय नवाचार किए हैं, अनेक संगोष्ठियां हमने आयोजित की है। आप 25 वर्षों से शिक्षा सेवा से जुड़े हुए हैं। आपने उदयपुर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में आपने सेवाएं दी है। आपने 37 पुस्तकों का सृजन और 60 से अधिक पुस्तक शोध पत्रों का प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशन आपका हुआ है और आप मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रखर समर्थक हैं। और आपने देखा भी है कि विश्वविद्यालय में सभी चीजें, सभी पाठ्यक्रम, सभी संगोष्ठियां भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सज्जित हो रही है। आपने 70 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों सम्मेलनों में पत्र वाचन किया है। आप दूरदर्शी उच्च शिक्षा में उत्कर्षता के प्रति प्रतिबद्ध एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित शिक्षक हैं। क्योंकि आपने हमें कह रखा है कि हम आपको पुष्पगुच्छ सिंह का स्वागत नहीं करना है। आप सबसे आग्रह करूंगा करतल ध्वनि से मैं आग्रह करूंगा संगोष्ठी के संयोजक बोधपीठ के मानद निदेशक प्रोफेसर अरविंद पारी जी से क्या पधारें और स्वागत भाषण के साथ विषय प्रवर्तन रखें। प्रोफेसर अरविंद पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के तत्वावधान में आयोजित होने जा रही ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट, यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 860वां जन्म दिवस ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को कल था और पृथ्वीराज चौहान जन्म दिवस समिति जो एक सप्ताह भर इस तरह के कार्यक्रम लगातार करती है, उनमें से एक ये कार्यक्रम एक तरह से एक नैमित्तिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष का है कि शोधपीठ के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर ये संगोष्ठी आयोजित की जाती है। इस संगोष्ठी के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मसूदा विधायक और माननीय सदस्य प्रबंध मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर वीरेंद्र सिंह जी कानावत का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपका पाथे आज हमें यहाँ मिलने वाला। मुख्य वक्ता के रूप में जिनका विशद परिचय संचालक महोदय यहाँ दे चुके हैं और अजमेर की धरती पर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजस्थान की संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ कोई भी विषय न केवल एक संगोष्ठी के रूप में बल्कि कभी भी मस्तिष्क में कोई प्रश्न आए तो लखावत जी के पास जाकर उसका उत्तर निश्चित तौर पर हम सबको मिल जाता है।
ऐसे मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपके विश्वविद्यालय के। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कुलगुरु, जिनके निर्देशन में, जैसा कि अभी संचालक जी राजू जी बता रहे थे, कि पूरा विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत दिखाई देता है जब से आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया। एक अनवरत श्रृंखला ये संगोष्ठियों की, नवाचारों की इस विश्वविद्यालय में चल पड़ी है। उसी कड़ी का ये एक छोटा सा कार्यक्रम आज हम सबको, मैं विशेष तौर पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये जो संगोष्ठी का विषय है, ये भी माननीय कुलगुरु महोदय ने हमें सुझाया था कि केवल संयोगिता प्रसंग और तराइन का युद्ध और मोहम्मद गौरी 4-5-24 गज, ये जो बहुत प्रसिद्ध चंद्रप्रदाय का दोहा है, इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज पर और बातें हम नहीं करते, तो क्यों नहीं तराइन से परे पृथ्वीराज का पुनर्कल्पित इतिहास पर आज बात की जाए और विद्यार्थियों को इससे अवगत कराया जाए कि हम इस अजमेर की धरती पर जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उस सबके पीछे उस चौहान राजवंश की कितनी दूरदर्शिता की सोच रही होगी कि आज हम यहाँ आजादी की खुली हवा में सांस लेते हुए इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय कुलगुरु महोदय, मंचासीन विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, जो समस्त प्रशासनिक अपनी दक्षताएं और सहजता के साथ जिस तरह से हम सब में घुल मिल गए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी पधारे हुए अतिथिगण, जिनमें जनरल व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन किए माननीय लोकेश जी शेखावत साहब यहाँ विराजमान हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त और वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षकगण, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा श्याम जी, दूसरे प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज जयंती समारोह समिति से जुड़े हुए सभी लोग, माननीय कमल प्रकाश जी कृष्णानी, मुकेश जी, इतिहास संकलन समिति से पधारे हुए बैरी साहब, भारतीय भारत विकास परिषद से आए हुए दिलीप जी, सभी अतिथि शिक्षकगण, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे ज्यादा स्वागत अभिनंदन आप विद्यार्थियों का। यदि विद्यार्थी ना हो तो किसके लिए कार्यक्रम किया जाए? दरअसल ये सारे कार्यक्रम के आयोजनों का उद्देश्य ये होता है कि आप हमारी उस समृद्ध परंपरा को जान सकें। और छोटा सा प्रतिवेदन यहाँ रखना चाहूंगा। 1997 से ये पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र विश्वविद्यालय में कार्यरत है। अनेकों शोध पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, संपादित पुस्तकों का प्रकाशन इसके माध्यम से हुआ है, और आगे जल्दी ही 2 पुस्तकों का प्रकाशन संभवतः इसी सत्र में हम यहाँ आपके सामने कर पाएंगे। इस शोध केंद्र के माध्यम से नाम पृथ्वीराज चौहान पर है, लेकिन इस शोध केंद्र के माध्यम से केवल पृथ्वीराज चौहान से संबंधित गतिविधियां ही नहीं, बल्कि समस्त सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, यहाँ तक कि माननीय कुलगुरु महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष जनजाति दिवस भी, जनजातीय गौरव दिवस भी हमने इस शोध केंद्र के माध्यम से यहाँ एक संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया था कि हम अपनी उस गौरवशाली परंपरा को भी जान सकें। तराइन से परे पृथ्वीराज के पुनर्कल्पित इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा विषय प्रवर्तन की आवश्यकता मैं व्यक्तिशः इसलिए नहीं समझता कि जहां ओंकार सिंह जी लखावत जैसे ऐतिहासविद न केवल वंश परंपरा से बल्कि अपनी अध्ययन परंपरा से भी बैठे हों, जिन्होंने चारण शोध संस्थान जैसा एक बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी जो भी इतिहास में अपनी रुचि रखते हैं, उनको वो पुस्तकालय जरूर से विजिट करना चाहिए। संभवतः बीकानेर आर्काइव और जयपुर पोथी खाने के बाद सबसे ज्यादा पांडुलिपि यदि कहीं संग्रहित हैं तो लखावत साहब के उस चारण शोध संस्थान की पुस्तकालय में संरक्षित है। आपका सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ आज के समारोह के मुख्य अतिथि
श्री वीरेंद्र जी कानावत साहब से क्या पधारें इस अवसर पर अपना बौद्धिक हमें प्रदान करें। माननीय वीरेंद्र सिंह जी कानावत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज पृथ्वीराज चौहान जयंती के संगोष्ठी कार्यक्रम में हमारे सबके मार्गदर्शक पुरा धरोहर संरक्षण के समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय अवतार सिंह जी लखनऊ साहब, कुलगुरु परम आदरणीय सुरेश कुमार जी अग्रवाल साहब, अरविंद जी पारिक साहब, कैलाश जी भाई साहब और आदरणीय लोकेश जी शेखावत साहब और सभी इस कार्यक्रम में पधारे इस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थियों भाइयों बहनों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती का जो 17 तारीख को तारागढ़ पे जो कार्यक्रम है, वो तारागढ़ पे एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति का वो सारा श्रेय आदरणीय लखनऊ साहब को है, जिन्होंने तारागढ़ पे एक ऐतिहासिक, लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी ऊंचाई पे कैसे, और तारागढ़ जैसे जहां तारागढ़ की आज स्थिति क्या है, वहां पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। और मैं जहां तक मुझे याद है, हमारे पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी साहब उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा उस प्रतिमा का अनावरण किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी को, अब हमें तो क्या है कि पहली बार मुझे आज विश्वविद्यालय में बोलने का अवसर मिला। हम राजनीति के विषय पे, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसका तुलनात्मक अपनी बात कहने का आज तक मुझे पहली बार यह अवसर मिला है, तो बोलने में और लखनऊ साहब के सामने मैं क्या बोलूं, तो मुझे बड़ा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। 1151 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने इतनी करीब 16 बार हराया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनको बंदी बना के आगे का इतिहास, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, उनको ले जाके उनकी आंखों में गरम गरम सलाखों से उनकी आंखों में नुकसान करके, लेकिन फिर भी एक कहावत है कि 4 मास 24 गज अंगुलस्त प्रमाण था बेटा सुल्तान अहमद चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और अनेक युद्ध में वो विजयी हुए, और जितने भी बाहर से विदेशी आक्रांता मुस्लिम उनको हराया। लेकिन उस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने अजमेर से दिल्ली तक अपना साम्राज्य, और एक अजमेर उनका इतिहास रहा, आना सागर हो, चाहे हमारे यहाँ तारागढ़ का किला हो, चाहे ढाई दिन का झोपड़ा जो चौहान शासक वंश, जिन्होंने आज ढाई दिन का जो झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको, उस संस्कृत महाविद्यालय को उसको तोड़ फोड़ करके एक ढाई दिन का झोपड़े का रूप दिया है। ये सब चौहान शासक वंशों की एक देन रही है, जिसमें अजमेर का और बहुत बड़ा एक इतिहास है। मैं सब कुछ बोलना, सीखना और आज सुनना श्रोता के रूप में आपके मध्य में उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं हम सभी आदरणीय लखनऊ साहब का जो मार्गदर्शन मिलेगा उनको सुनने के लिए मैं भी कुछ सीख सकूं, और आने वाले समय में मैं भी कुछ तैयारी करके आऊंगा। मैं राजनीति के क्षेत्र में बोलने का तो सारा पार्टी ने कौन से काम किए, केंद्र सरकार ने कौन से काम किए, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से काम किए, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या काम हुए, और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का
मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा कि स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जब ब्यावर का प्रवास था तो ब्यावर से मसूदा पधारे थे। राव साहब ने मसूदा उनके ठहरने के लिए एक अच्छी बढ़िया व्यवस्था की थी। वहां का एक रामबाग है, रामबाग में आज भी वो 12 छतरी 12 गली के नाम से है, जो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती वहां रुके थे और अपना राव साहब के वहां रहे थे। एक फॉरेस्ट में सोनमंगली है, मैंने विधानसभा में उसका प्रश्न उठाया था कि फॉरेस्ट में सोनमंगली या जीर्ण अवस्था में है, तो उसको भी ठीक कराने के लिए, क्योंकि महर्षि दयानंद हुआ मसूदा पधारे थे, एक इतिहास है, तो हम प्रयास करेंगे। मैं लखनऊ साहब से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उसको भी आपने पूरे राजस्थान में जगह जगह जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे अमर सिंह राठौर का हो, चाहे पूरे राजस्थान में इतिहास पुरुष जिन्होंने इस राजस्थान में इस देश के लिए काम किया, तो पूरे राजस्थान में आपने अनेक जगह सरकार के माध्यम से और आप ही की देन है कि जगह जगह स्मारक बन रहे हैं, आने वाले समय में और भी बनेंगे। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय कानावत जी। अब मैं विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ माननीय अवकाश सिंह जी लखावत, अध्यक्ष धरोहर प्रांतीय प्राधिकरण, आज के इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता यहाँ पधारे और अपना बौद्धिक हम सबको प्रदान करें। माननीय लखावत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको जिनका फातेही मिलेगा, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, मेरे बहुत स्नेही मित्र और जिन्होंने बंजर भूमि में भी खेती लहराने का काम किया, जैसे कानावत जी, सिमन पारिक जी, यहाँ के कुल सचिव महोदय, माननीय शेखावत साहब, टीवी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, सभी गुरुजन, इतिहास के विषय से जुड़े हुए या इतिहास को सुनने के इच्छुक छात्र बंधुओं बहनों, आज जिस विषय पर हम इस गोष्ठी में एकत्र आए हैं, दरअसल हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत स्वर्णिम पृष्ठ है। मैं स्वर्णिम पृष्ठ इसलिए कहता हूं कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर किसी को मिले, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। युद्ध में जीत हार ये परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और इसलिए पृथ्वीराज चौहान को स्मरण अगर अजमेर में ना किया जाए तो कहां किया जाएगा, इसके लिए भी कोई पीठ का इनकार करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ 1994 में एक कार्यकर्ता के नाते नगर विकास न्यास में काम करने का अवसर मिला। ईमानदारी की बात यह है कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रशासक नहीं रहा और क्लेम भी नहीं करता,
मैं जिनके साथ में सीखा, पढ़ा, बैठा, इन्होंने संस्कार दिए। मैं एक माननीय सोहन सिंह जी के नाम का उल्लेख करता हूँ। कुछ लोग नाम जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, पर एक कार्यकर्ता से सही रास्ते पर चलाकर क्या कराया जा सकता है, ऐसे सामर्थ्य रखने वाले बहुत पूजनीय, श्रेष्ठ, माननीय वैचारिक अधिष्ठान के पदाधिकारी रहे। जब यूआईटी में चेयरमैन बन के आया तो मीडिया वाले, प्रेस वाले मिलने आए। आती सबसे पहला सवाल 15 मिनट में पूछ लेते हैं, क्या करेंगे? अरे हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा हो, काम क्या होगा वो न देखा हो, मेरा कोई प्रशासन का पहले अनुभव नहीं था। आते ही पहला सवाल पूछा कि आप क्या करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या है? अब मैं जिस कुल में पैदा हुआ, मुझे प्राथमिकता मालूम थी। मेरे कुल के महापुरुषों के गीत लिखते थे, वीरता की बात करते थे, उनके इतिहास को लिखते थे। अब आगे तो जो होगा सो होगा, राम भरोसे है। और मैंने उनसे कहा कि हम एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भव्य स्मारक बनाए। उन्होंने पूछा कहाँ बनेगा? वो मेरे लिए रिस्की सवाल था क्योंकि मैं उसका उत्तर देना नहीं चाहता था उस समय। दूसरे दिन हमारे विरोधी पार्टी के एक बंधु मिलने आए, वो जनप्रतिनिधि थे। कहा बेटा ये तो बता पृथ्वीराज कहाँ बैठाएगा? मैं यहाँ का एमएलए हूँ, इसलिए ये मदार गेट में क्लॉक टावर के पास होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, आपने मार्गदर्शन कर दिया, कहाँ होगा, क्या होगा, देखेंगे जब बनाएंगे। एक बार मेरे अधिकारियों को लेकर मैंने कहा कि चलो तारागढ़ चढ़ते हैं। सड़क बड़ी तो थी नहीं, दरगाह के पास से गए। एक अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी के सीनियर, वो तो रास्ते में रुक गए, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। एक थोड़े ऊपर चढ़े, फिर कहने लगे ऊपर चढ़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। हम 3 जने पहुंचे। हमने कहा नाश्ता वहीं करेंगे। मैं आपको बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी महापुरुष पे यदि काम करना हो तो ये सीधा सीधा सवाल नहीं है कि एक लाइन का आदेश निकला, दूसरे दिन टेंडर किया, चौथे दिन काम शुरू हो जाएगा। ऊपर जो हमने नाश्ता कर लिया तो मैंने मेरे सेक्रेटरी साहब से कहा, मैं क्या सेक्रेटरी साहब अपन उधर उल्टी तरफ से वापस उतरे तो कुछ कर लें क्या? तो कहने लगे साहब 100% में सस्पेंड होऊंगा, ये काम तो 100 वर्ष में नहीं हो सकता। मैंने कोई बात नहीं, हम उतरे। हम लोगों ने तय किया कि हम पृथ्वीराज चौहान का इस पर्वत श्रृंखला में काम करें। यार पृथ्वीराज का स्मारक बन गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं होता और कोई बना था उस समय नहीं, 10 साल 20 साल बाद बना था। बात यह है कि उसके बाद जिस विषय को मैं रखना चाह रहा हूं, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अजमेर घूमने आई। रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है अजमेर में दर्शनीय स्थान क्या है। उसने अपनी अंग्रेजी भाषा में पूछा, ये व्हाट इज दिस पृथ्वीराज चौहान? बताया उसकी मेमोरियल है, स्टेशन मास्टर को जितनी जानकारी। उसने ऑर्डर किया, पृथ्वीराज चौहान स्मारक गई, उसको देखा। हिंदी में था इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन दुभाषी को ले गई, दुभाषी से कुछ समझा, थोड़ी रुचिकर विषय लगा। तीसरे दिन 2 दुभाषी ले गई, दुभाषी से पूरे दिन बैठकर कुछ लिखा। तीसरे दिन 4 दुभाषी ले गई और अक्षरशः पृथ्वीराज चौहान क्यों स्मारक क्यों बना, पृथ्वीराज के इतिहास क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसने 150 पेज में वो लिख लिया। और उसने डिसाइड किया कि मैं आप पृथ्वीराज चौहान पे काम करूंगा।
इससे बड़ा नायक मुझे इस धरती पे कोई नहीं मिल सकता है दुनिया में। पृथ्वीराज जैसा वॉरियर था, योद्धा था, ये था वो था। हमने जब पेडेस्टल पे हम लिख रहे थे तो उस आलेख को लेकर हमने 5-7 दिन मशक्कत की, मेहनत की। मेरे मित्र कह रहे थे साहब इससे होगा क्या, हमने चिंता मत करो, इसको पढ़ने के बाद अगर श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई तो कभी नहीं होगी। ये 4-6 लाइन ढंग की लिख लो। अब कल्पना कीजिए 12 साल वो हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान का बारे में जानकारी के लिए ढूंढी। कोई विश्वविद्यालय नहीं छोड़ा, कोई विद्वान को नहीं छोड़ा, कोई मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा। उसे काफी अर्से बाद मैं चेयरमैन हो गया था हेरिटेज ऑथोरिटी का, मेरे पास एक दिन आया, क्या भाई साहब आपका ऑक्सफोर्ड में नाम छपा? मैं थामड़ा के स्कूल में पढ़ा और तेरा ऑक्सफोर्ड में नाम पढ़ा, क्या लेना था? मैं तो कोई अंग्रेजी स्कूल में भी नहीं पढ़ा। अरे भाई साहब क्या बात करते हो, हमने कहीं पढ़ा है। एक अभिमन्यु वाड़ा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा वो तो सब मैंने पढ़ा, मैंने कहा निकालो। तो मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो उसने पृथ्वीराज चौहान पे काम क्या किया। पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर जो कुछ आलेख लिखे, विद्वजन बैठे, उन्होंने बैठक करके लिखा, कुछ छोटा इतिहास का सर किया होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर उसमें 12 साल रिसर्च कर सकती है और उसने हिंदुस्तान का, हमारा एशिया के बड़ी भूभाग के लिए किताब की ऑक्सफोर्ड में उसके लिए छापी, लास्ट हिंदू एम्परर पृथ्वीराज चौहान। मैंने भी इसको मंगाया, फिर मेरे बारे में तो उससे कोई बहुत अतिरेक लिख दिया, इतना लिखना नहीं चाहिए था। परंतु मुझे ये कहना है, डीसी साहब मुझे अनुमति देंगे कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहां से आने के बाद पृथ्वीराज चौहान पर 12 साल काम कर सकती है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आगंतुक महानुभाव 12 महीने काम क्यों नहीं कर सकते? 12 वर्ष न कर। और मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि पृथ्वीराज चौहान पे अगर आप काम करेंगे आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैं ये लिख करके दे सकता हूं कि आपको आर्थिक रूप से कोई हानि नहीं होगी। और मैं ये भी लिख सकता हूं कि आने वाले समय में पृथ्वीराज पे रिसर्च करने से रोमिला थापर जैसी कोई आपका ट्रांसफर कराने की स्थिति में भी, आज की स्थिति में तो नहीं है, ये दिक्कत क्या है? विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाएं, कॉलेजों की लाइब्रेरी में जाएं तो रोमिला थापर से लेकर उन सब लोगों के आलेख मिलेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के इतिहास को विस्तृत रूप से प्रस्तुत और पढ़ाने का प्रयास किया। हमारे इतिहास को यह कहा गया, भारत का शिक्षा मंत्री अगर इस बात का आदेश जारी करता है कि आप छात्रों को वह मत पढ़ाइए जिससे जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी पूजा पद्धति या जाति का पता लग जाए, तो क्या पढ़ाएं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का आदेश है, अर्जुन सिंह जी की पीरियड क्या पढ़ाएं? नाम के ऊपर पर्ची चिपका दें। ये तो पता लगेगा जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ा, तो पता लगेगा पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या थी, मोहम्मद गोरी की क्या थी। अब इसको कैसे छिपाएंगे तो बताइए मुझे। लाइब्रेरी में जाते हैं सर, 80% वो लिटरेचर है तो हमारी लाइब्रेरी में आकर छात्रों को पुरसा जाता है। इन बच्चों का पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा? क्या देशभक्ति बाजार में मिलती है पान पराग की तरह? अगर विश्वविद्यालय और किसी विद्यालय के पुस्तकालय के अंदर राष्ट्रभक्ति की पुस्तक नहीं मिलेगी, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों का इतिहास नहीं मिलेगा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, इस पीढ़ी को हम क्या बनाना चाहते हैं? कहां ले लेके खड़ा करेंगे इनको? और इसलिए मेरा एक निवेदन करना यह है कि मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपका विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष जब आप जैसे वीसी आते हैं तो जरा ठीक जोश खरोश से, बाकी नहीं तो धीमी गति से 1-2 साल तक गैप देके भी पृथ्वीराज की जयंती मना लेते हैं। इसलिए पृथ्वीराज की जयंती का मनाना केवल एकत्रीकरण नहीं है, एक संकल्प लेने का दिवस है कि जिन मूल्यों के लिए पृथ्वीराज ने युद्ध किया, क्या उन जीवन मूल्यों के लिए हम लोग
और जिन मूल्यों के लिए प्रसिद्ध महर्षि दयानंद सरस्वती जिसके नाम पर यहाँ का विश्वविद्यालय है, क्या उन मूल्यों के लिए हम हमारे जीवन को ढालने के लिए तैयार हैं क्या? तब तो आपकी डिग्री भी शाश्वत है, वो भी उसे यूं कह सकते हैं जस्टिफाइड हो जाएगी। वरना क्षमा कीजिएगा सब, वर्षों तक इंटरव्यू के लिए और परीक्षाओं के लिए कार्यालयों के बाहर चक्कर काटते रहे। ये तो अच्छा हुआ आ गए यहाँ बीसी। बीच में तो कई वर्षों में दिक्कत थी, वो पृथ्वीराज चौहान है ना, वो लखाऊ जी ने बनाया था, इसके भी रहने दो, अगले साल देखेंगे जो आएगा कर देगा। मेरा क्या करना देना, मेरे तो 7 पीढ़ी में रिश्ता नहीं है। अगर पीठ बनी तो मैं कुलपति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर पीठ बनी तो किस काम के लिए बनी? इसमें बनी होगी, सिंधी पीठ बनी होगी, महर्षि दयानंद सरस्वती पे हुआ होगा, और भी विद्वानों के ऊपर काम हुआ होगा। अगर अजमेर विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग या शिक्षा से जुड़ा हुआ विभाग कंठाभरण संस्कृत पाठशाला पे काम नहीं कर सकता, तो मुझे क्षमा कीजिए, हम किसके सामने जाकर के धूल निकाल रहे हैं? जिसके ऊपर बाहर के लोगों ने लाखों पेज लिख दिए, वो उसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ये कंठाभरण संस्कृत पाठशाला क्या थी? अगर 1 घंटे की छात्रों को ले जाकर बता दो, मैं गारंटी से कह सकता हूं उसमें से 20 आदमी ऐसे निकल करके आ जाएंगे जो कहेंगे हमें पहला मौका मिलेगा तो इस पाठशाला के निर्माण में अपनी पहली दमकल देंगे। अजमेर के संस्थापक अजय पाल जी, विश्वदेव का नाम सुना है? एक अजमेर में पाल भी इसला है, और तो जानो या नहीं जानो, बीसलपुर का पानी तो पीना ही पड़ता है। अजमेर के पीने का पानी सारा बीसलपुर से। एक क्षण गौरव की अनुभूति करिए। विश्वदेव जिस समय अजमेर का शासक था, ये बेचारी दिल्ली है ना, ये उपराजधानी हुआ और अजमेर राजधानी हुआ। अब क्या करें, कौन से हॉस्पिटल का इंजेक्शन दे रहे हैं? अजमेर राजधानी थी विश्वदेव के कालखंड में, दिल्ली उपराजधानी हुआ करती थी, शासन अजमेर से चलता था, दिल्ली को आज्ञा का पालन करना पड़ता था। अब ये टॉस को दिखाने का काम गुरु जी अपने को ही करने। इसलिए पृथ्वीराज जयंती को अगर स्मरण करते हैं तो पृथ्वीराज ने जिन जीवन मूल्यों के लिए जिया, उन जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ अजमेर के इतिहास की आज चर्चा, क्योंकि आपने बहुत ये सब्जेक्ट को तय करते समय ये कहा कि हमेशा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध दिखा के अपना समापन कर देते हैं। हमने भी कहा ठीक है, इस बार युद्ध नहीं दिखाएंगे, नए युद्ध की तैयारी करेंगे। मैं नहीं कहता शस्त्र से करिए और अकल से करना। अब तराइन से परे पृथ्वीराज की पुनर्कल्पित इतिहास लिखा जाए, सब्जेक्ट का जोड़ना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो सर आप किसी आरपीएससी ने आज तक नहीं लगा। आप किसी पेपर पे नहीं लगाओ कि पृथ्वीराज पे बोलना है, पर तराइन के युद्ध पे आप नहीं बोलेंगे, जिसके 90% साहित्य में इतिहास में वही है और कुछ है। और मैं मान के चलता हूं इसी साहब, आपके सब्जेक्ट के बाद इस तराइन के परे पृथ्वीराज के ऊपर अगले साल तक 10-20-30 किताबें आ जाएगी। अब सब लोग लगेंगे। 1191 में लिखा गया, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने साबुद्दीन गोरी को परास्त किया। पृथ्वीराज को 1192 में ईस्वी गोरी ने प्रयास किया और अजमेर आदि पर अधिकार कर लिया। प्रश्न है, क्या एक युद्ध में परास्त होने पर किसी वीर महापुरुष की तमाम उपलब्धियों नगण्य हो जाती है क्या, समाप्त हो जाती है क्या?
अनेक युद्ध हैं, आजकल भी हारते और जीतते हैं। क्या वो एक युद्ध है जिसके उधर का आकलन होगा? और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई आए कोई जाए, कोई लिखे कोई ना लिखे, कोई पढ़े ना पढ़े, पृथ्वीराज चौहान को हिंदुस्तान का इतिहास किसी को लिखना होगा, किसी को पास होना होगा, किसी को इंटरव्यू फेस करना होगा, तो पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप ये मानिए समाज की हालत क्या है। मैं जब पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना रहा तो काफी यूं कहना चाहिए कि प्रोग्रेसिव ऑफिसर्स परेशान। हमारे एक सीनियर आईएएस अफसर है, उसने चीफ मिनिस्टर को शिकायत करी कि साहब कुछ भी हो सकता है, लखनऊ जी को समझाइए ना। मेरे पास सीएम साहब का टेलीफोन है, लखनऊ जी क्या कर दिया मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे कहा तो ऑफिसर से आप बात करो। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैम क्या हो गया? अरे लखनऊ जी अजमेर में झगड़ा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, आपने क्या कर दिया? ये तो मैंने क्या कर दिया? तो मैंने कहा चलो पृथ्वीराज स्मारक चलते हैं। अब वहां हमने युद्ध दिखाया, हमने पूरा संघर्ष और इतिहास को दिखाया। आखिर में पृथ्वीराज चौहान जब सत्यवेदी बांध चला था, उसकी आंखें फोड़ी, वो दृश्य भी मैंने बहुत शालीनता से दिखा दिया। और जब पृथ्वीराज का तीर लगा तो साबुद्दीन गोरी के खून बहने लगा। वो कहने लगे खून ज्यादा बह रहा है। मुझे बताइए क्या करूं? अगर सीने में तीर लगा है तो खून बहेगा भाई, मैं क्या कर सकता हूं? अरे लखनऊ जी प्लीज, ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है। प्रॉब्लम हो गई, मैं पेंटर को बुलाया, मैंने कहा 100 ग्राम खून खुद कर दे यार। अब मुझे बताइए, आज विश्वविद्यालय में बैठे हैं, आकलन के सब्जेक्ट ये होंगे, दुनिया के सामने कुल मिला के इतिहास का निष्कर्ष ये निकलेगा कि वो खून ज्यादा बह रहा है तो 200 ग्राम कम कर दीजिए। हमने पेंटर को बुला के जरा सा कलर कराकर 200 ग्राम खून कम कर दिया। चलो मैंने कहा आप प्रसन्न रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने एक सवाल पूछा, मैडम मैंने एक दूसरा काम और अभी आज ही पूछ लूं, निपटा दो उसको। उनको क्या है लखनऊ जी? मैंने कहा ये तो तीर वाला मामला है, ये पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ी गई वो दृश्य मुझे दिखाना है। फिर अजमेर में तोते उड़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने किया है पेंटिंग, मैंने पेंटिंग हुई। अरे लखनऊ जी को बेहोशी नहीं हुई, मैं आपको तुरंत सीएम को टेलीफोन किया, सर वो मत दिखाना, फिर तो यहाँ बड़ी हालत खराब हो जाएगी। अब मुझे बताइए पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ी गई सलाखों से, ये इतिहास में लिखा मैं क्या करूं? पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, ये इतिहास में लिखा मैं क्या करूं? मुझे क्षमा कीजिएगा, हिंदुस्तान की वो ताकतें जो हमारा स्वाभिमान खड़ा नहीं देखना चाहते, इस जवान पीढ़ी का शौर्य नहीं देखना चाहते, वो हमको कहते हैं नहीं प्लीज ऐसा मत दिखाओ। क्या दिखाओ? तो ये हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी गुरुजी, इन बच्चों को सही सही पढ़ाने की। बाकी तो हम किससे आ सकते? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अपने इतिहास के पाठ्यक्रम में सही है वो दिखाइए। पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि यह है कि पृथ्वीराज चौहान के सही इतिहास को पाठकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, शोधार्थियों के सामने रखें। वो ऑफ करें ना करें, रिसर्च करें ना करें, सब्जेक्ट लेवल ना ले, और लेखनी के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, ये कैसे करें? अच्छा वो आपने सब्जेक्ट ये रख दिया, नहीं तो मेरी तरह के उससे बाहर नहीं निकलता। ये सारे पाठक पढ़ने विद्वान बैठे, और मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले एक वर्ष में अगर कुल मिला के सब मिलकर एक एक आर्टिकल 6-8 पेज का लिख दे तो वीसी साहब के सामने 6 पुस्तकें प्रकाशित करने जैसी स्थिति आ जाए। अच्छा आपने से ऐसे कोई है क्या जिसको पृथ्वीराज चौहान से एलर्जी है? हाथ खड़े कर। कोई है? नहीं।
अच्छा, जिसको एलर्जी नहीं है वो हाथ खड़े कर दो। हम पृथ्वीराज के लिए सब कुछ करने को, लिखने को तैयार है, इतिहास को सही तरीके से जो लिखने को तैयार है। ये पड़ोसी से क्या पूछना, आपकी इच्छा मिलाकर हमारे यहाँ नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में परास्त हो गए। क्या वीर पुरुष की उसकी तमाम उपलब्धियां खत्म हो गई क्या? नहीं। आज भी हिंदुस्तान दुनिया के इतिहास में उसका नाम उसी तरीके से आदर से लिया जाता है। यूरोपीय इतिहासकार ये नहीं मानते कि वे नेपोलियन को आज भी महान मानते हैं। वो ये उस युद्ध के, एक युद्ध के परिणाम के कारण से उस पर नहीं मानते। पर तो पृथ्वीराज चौहान के साथ ब्रिटिश काल के इतिहासकारों, मुगल काल के लेखकों ने जानबूझकर पृथ्वीराज चौहान को सूरता, वीरता, राष्ट्रीयता के गुणों की उपेक्षा की और एक युद्ध हारने वाले को इतिहास की इतिश्री मान करके अपने लेखनी पद। ये दायित्व किसका? ये चुनौती कौन स्वीकार करेगा? पृथ्वीराज की जयंती मनाने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपके लिए ग्राह्यता है, मैं नहीं कहता आप सब मत मानिए, मैं कोई नहीं कहता कि आप जाइए संयुक्ता का वो बना करके ले आइए, मैं नहीं कहता, मत करो, आप राजी खुशी करो, मुझे क्या अपना मुझे कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो 14 वर्ष की आयु में जिन्होंने शासन भार संभाला और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से शासन किया, पाठ्यक्रम में पढ़ाया क्या नहीं जाता है। पाठ्यक्रम में कमेटी बनाने वाले लोग तो वही है भाई जो पृथ्वीराज चौहान का आने से पहले 10 बार नाम लेते हैं। अगर इसके शौर्य को, इसकी वीरता को, इसके साहस को, इतिहास को, उस कालखंड को यदि हम आज की पीढ़ी को नहीं पढ़ाएंगे, आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? मैंने खानवा के युद्ध में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं जो पहली बार चेयरमैन बना, मुझे कहा गया कि क्या करना चाहते हो? मैंने करना ही है तो खानवा के युद्ध के मैदान में चलते हैं, राणा सांगा ने बाबर का मुकाबला किया। मैं प्राइवेट गाड़ी से गया, रेकी करते हैं ना वैसे रेकी करी, देखा क्या है, वहां के गांव वालों से पूछा, वहां 35-40% माइनॉरिटी की पॉपुलेशन। मैंने कहा तेरे गांव को क्यों जाते हैं? बहुत कैसे आए? मैं देखना यहाँ तुम्हारी ये बड़ी पुरानी जो है ना। तो मैंने कहा क्या है तेरे गांव में? एक नूर मोहम्मद बोला, अरे राणा सांगा को युद्ध हुआ था यहाँ। मैंने किससे हुआ? वो बाबर आया था। अच्छा, मैंने कहा तेरे को क्या पता? आपको दिखाऊं क्या बाबूजी? मेरे को युद्ध क्या दिखाएगा ये? मैं कहा दिखा देंगे भी। हाँ बढ़ ले। वो मुझे ले गया, उस पहाड़ी के टॉप पे ले गया जहां की चट्टानों के अंदर आज भी छर्रों के पहली बार बारूद आया था जो बाबर लेके आया था खानवा के युद्ध के मैदान में। उसके पहले हमारे यहाँ बारूद कभी नहीं आया। खानवा की उस पहाड़ी की चट्टानें उन छर्रों से निशान एक एक चट्टान पर ऐसे जैसे आ जाए जैसे कल युद्ध हुआ। हम स्पेशलिस्ट को लेके गए, उन्होंने कहा बिल्कुल ये कोई छर्रों के निशान। उस पहाड़ी पे स्मारक बन गया। मैं आपको सही कह रहा हूं, राणा सांगा कुछ नहीं दे सकता ना, ना एमएलए बना सकता, ना एमपी बना सकता, ना पार्षद बना सकता, ना प्रोफेसर को इंटरव्यू में पास कर सकता, क्या कर सकता है? पर 100 जन्म में जितनी आनंद की अनुभूति होती है ना, जिस दिन राणा सांगा को खानवा के युद्ध के मैदान में खड़ा किया, हसन का मेवाती साथ में, मेदिनी राय उसके साथ में, मैं आपको सही कह रहा हूं, जीवन जीने का मैंने माना, मान लो जिए भी नहीं तो कितना काम ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग तो सब एयर कंडीशन में बैठे,
मैं ये तो नहीं कहता खानवा के मैदान में जाइए, हरदी घाटी में जाइए, 1 घंटा आप कम से कम इन राष्ट्रीय महापुरुषों के ऊपर इस ऐतिहासिक नगरी में अपने कदम चलाइए। अनसंग हीरो नहीं होने चाहिए हमारे नायक, जिसके बारे में हम कलम नहीं चला सके, शहर की 4 बोतल नहीं खर्च कर सकते, तब क्षमा कीजिएगा किस बात के लिए बने? हमारा जमीन क्या है? कौन लिखेगा? क्या पाकिस्तान हमारा इतिहास लिखेगा? क्या अमेरिका वाले लिख करके हमको भेजेंगे? क्या बांग्लादेश वाले हमारी मदद करेंगे? इसलिए पृथ्वीराज चौहान जयंती पर अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं, अच्छा हुआ गुरुजी ने बता दिया तराइन के मैदान की बात मत करना, सब कर लेना। मैं भी आपको तराइन के मैदान में नहीं ले जाता, मैं आपकी लाइब्रेरी में ले चलता हूं। एक गुरुजी एक पुस्तक अगर इतना लिखने का काम शुरू कर दे, इतने विषय हैं। पृथ्वीराज चौहान के समधर्मी लोग हुए, आज की पीढ़ी में से स्वाभिमानी भारतीय नागरिक बन के खड़े हो जाएंगे, देशभक्त खड़े हो जाएंगे। और हम तो अगर आप यही पढ़ाओगे वो भी सही और ये भी सही, तो क्षमा कीजिएगा, ये भी कहेगा तू भी सही, वो भी सही, हर 5 मिनट में इनके लिए ऑप्शन हो जाएगा। कोई चिंता नहीं हमारा क्या होगा, मुझे चिंता इस जवान पीढ़ी की है, आने वाले कल में ये स्वाभिमान से खड़े कैसे होकर कहेंगे मैं भारत की, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं राजस्थान का हूं जब वीरता के गाथा गाई जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का तो जीवन ही इसी के लिए था। मैं गोविंद गुरु में काम किया, गुरु जी आपको मालूम है, मैंने उस मानगढ़ धाम में काम किया। 1 महीने महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रवचन सुना उसने उदयपुर में गुलाम बाग में, एक बनवासी बिना पढ़ा लिखा, और उसने संपूर्ण जनजाति के अंदर जन जागरण खड़ा कर दिया और आजादी की लड़ाई को पार लगा दिया। उसका नाम गोविंद गुरु है। श्यामजी कृष्ण वर्मा पे क्षमा कीजिएगा, अजमेर के लोग अपने लेखनी से लिखते क्या? यहां की नगर परिषद थे, वो प्रशासक थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर। पहले एक मिसगट में बोर्ड में सबसे ऊपर उनका नाम था लिखा हुआ प्रशासकों का। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो आजादी की अलग जगह, उन्होंने जितने देशभक्त खड़े किए, क्रांतिकारी खड़े किए, मैं उसका कोई इतिहास लिखा नहीं गया ठीक से, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अद्भुत योद्धा। केवल धर्म शास्त्र और उसी की बात नहीं करते, देशभक्ति कूट कूट के। इसलिए पृथ्वीराज जयंती में आए हैं, तो आपको जो ठीक लगे मैं 20-30 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ देता हूं। नया बाजार आप लोग गए होंगे, सभी जाते होंगे, वहां सोने चांदी की दुकान है, एक कचौरी वाले की शंकर के वहां भी जाते। एक मैगजीन बनी हुई है, संग्रहालय जिसको कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब पहला पट्टा जहांगीर ने यहां से दिया। इस घटना को लेकर किसी ने आलेख भी लिखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह व्यवसाय हिंदुस्तान में करने के लिए पहला पट्टा अजमेर के नया बाजार की मैगजीन में दिया गया। अब इतनी कोशिश तो कर लो तो उससे जितनी नुकसान हो गई उसकी भरपाई वापस कैसे करें? आज महर्षि दयानंद सरस्वती होते ना, आपको सही कह रहा हूं, आजादी के बाद ये प्रतीक के चिन्ह मिलते ही नहीं आपको यहां हमारी धरती के ऊपर, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को यह कहना चाहिए टुकड़े टुकड़े करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, जिन्होंने हमारे देशभक्ति को चुनौती दी, हमारे देशभक्तों को जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया, फांसी की सजा दी, उनके नाम की चीजें आज भी
अक्षुण्य बनी हुई है। और मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरामा बनाने में ही संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि देनी है तो पृथ्वीराज चौहान के कालखंड पे चर्चा करके अपनी इतिहास नहीं कर सकते करते। हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं उस पीढ़ी में जो हमारे सामने चुनौतियां, देश के सामने चुनौतियां हैं, उसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें। पृथ्वीराज जो है उसने नागार्जुन को परास्त किया। महुआ के युद्ध में आला उत्तर और कनौज की सहायता के बावजूद चंदेलों की करारी हार हुई। पृथ्वीराज चौहान भारतीय युद्ध सिद्धांतों को पालन करता था। अपना संपूर्ण जीवन शत्रुओं के दमन करने में लगा है। 1000 प्रदेशों के स्वामी थे, 70,000 घोड़े थे, वे शक्ति के उपासक थे और धर्म के रक्षक भी थे। तराइन के प्रथम युद्ध में यदि उसको पीछा करके सदा के लिए समाप्त कर देते तो अपने जीवन में कभी परास्त नहीं होते। आप भी ध्यान रखना, माफ करने की आदत ज्यादा है। मैं आज भी आपको फिर कह रहा हूं, देशभक्त अब नया बाजार की सभा में नहीं हो सकते, देशभक्त किसी गली और मोहल्ले में तैयार नहीं हो सकते। देशभक्त खड़े अगर किए जा सकते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय या दयानंद महाविद्यालय में। और इसको चूक गए तो क्षमा कीजिए, फिर गोली के गीत गाने वाले लोग आपकी सुनेंगे नहीं और मुझे पता नहीं आपको अवसर भी मिलेगा नहीं। इसलिए एक अवसर है, उस अवसर का उपयोग कर सकते हैं तो करें। और दूसरी बात यह है कि आप और कुछ कर सकें या न कर सकें, उन योद्धाओं पे तो आधा आधा पेज लिख लो। संयम राज पे किसी ने लिखा क्या? नहीं लिखा। सबसे बड़ा उनका योद्धा सेनापति था। लिखो। चंद्रवदन ना होता तो पृथ्वीराज चौहान इतिहास में अमर नहीं होता। पृथ्वीराज रासो अगर नहीं लिखते, आज टीका टिप्पणी के साथ जो इतिहासकार बोलते हैं, क्या मिलता अगर पृथ्वीराज रासो नहीं होता? अपने ज्ञान को बगाड़ने के लिए इसमें लगे रहते हैं कि इसमें ये मात्रा ठीक नहीं है, व्याकरण का उपयोग नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब पृथ्वीराज रासो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था? मुझे समझ नहीं आया। चंद्रवदन 4 प्रोफेसर बैठ जाए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के, पृथ्वीराज रासो की प्रतियां लेकर के उसमें से जो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, जिसमें देशभक्ति लगती है, जिसमें हमारा योद्धा नजर आता है, जिसमें स्वतंत्रता का भाव जागृत किया जा सकता है, जिसमें हिंदुस्तान दिखता हो, उसको एडिट करिए और दुनिया के सामने भेज दीजिए ना। क्या दिक्कत की बात है? हमें इस विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा है। कौन करेगा ये? आप क्या सोचते कि वोटों के भिखारी ये काम करेंगे? सिखाने की यह कोशिश की जा रही है, आप वही काम करिए जिससे 15 वोट ज्यादा मिल जाए। आप सुबह से रात तक वो काम करिए। ये कोई नहीं कहेगा कि तुम पृथ्वीराज चौहान को स्मरण करो, देशभक्ति की बात करो, राष्ट्र निर्माण की बात करो, सत साहित्य की बात करो, अच्छे इतिहास की बात करो, आने वाली पीढ़ियों को तैयार करो, भारत को निर्माण करने की दिशा में काम करो। वो ऐसा नहीं, वो कह रहे तू तो 5 पैसे कमा ले, तेरे को मौका मिला है तो बाद में अवसर नहीं।
इस वृत्ति को कौन तोड़ेगा? इस वृत्ति को अगर आपको तोड़ना है तो फिर पृथ्वीराज के चौहान के जीवन को उसका आधार बनाना पड़ेगा हमारे आगे की कार्य पद्धति। अब कवि चंद ने सामंत सिंह का वर्णन किया, उनके योद्धाओं का वर्णन किया। हमारे यहां के हरिविलास जी शारदा ने उस पर काम किया। हरिविलास जी शारदा तो आर्य समाज के प्रखर वक्ता रहे। अजमेर का अगर अधिकृत इतिहास मिलता तो हरिविलास शारदा ने लिखा होगा। पृथ्वीराज विजय के अनुवादक हरिविलास शारदा कहते हैं, पृथ्वीराज संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश भाषाओं सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने गणित, वाणिज्य आदि का अध्ययन किया। आप संगीत, चित्रकला और कविता आदि में पारंगत थे। तत्कालीन राज्यों के लिए जंग, धर्म शास्त्र व शारीरिक व्यायाम, कुश्ती आदि में वे पारंगत थे। और स्वयं पृथ्वीराज के सभा में शास्त्रार्थ हुआ। स्वयं पृथ्वीराज की निर्णायक के रूप में बैठे। जैन विद्वान जयपति सूरी और पद्मप्रभा का शास्त्रार्थ इनके सभा में हुआ, जिसमें सूरी विजय हुए। स्वयं पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर सूरी के निवास पर विजय पत्र देने के लिए गए। यह शास्त्रार्थ कार्तिक शुद्ध दशम विक्रम संवत 1239 में हुआ था। खतरगंज गुणावली के अंदर उसके पेज 147 पे लिखा हुआ। कौन जाता है आज विद्वानों के पास? ये तो वीसी साहब को आवाज करके करोगे, आप बुला के आपको डिग्री तो दे रहे हैं। विद्वानों का आदर कितना था? पृथ्वीराज के दरबार में कश्मीरी कवि जयानक थे। वीसी साहब वो जयानक लिखता है, भगवान राम ने जिस लंका को जीता वो स्वर्णमय लंका, भगवान राम का जब जन्म हुआ वो सबको इस अजमेर की दासी बनने के लायक थे। कश्मीर का पंडित जयानक लिखता है, पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ में लिखता है। हम पढ़ते हैं क्या? हमारी लाइब्रेरी में है क्या? चलो बजट नहीं होगा, रद्दी तो बेचते ही है ना महीने 2 महीने में, उसके मूल्य में भी पृथ्वीराज विजयम आ जाएगा। और हमारी लाइब्रेरी में पृथ्वीराज विजयम होना चाहिए। चित्रकला का संरक्षण था, विद्वानों की देखभाल होती थी, दरबार में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र होते थे। मनुष्य के जीवन के सर्वांगीण विकास के नाते जो हो सकता था सब होता था। और पृथ्वीराज जी शिव के उपासक थे। आपने देखा होगा, अपने यहाँ पर अजयपाल है, अजयपाल में शिव जी का मंदिर है, आर्कोलॉजी का पुराना मंदिर है। मुझे कहने में प्रसन्नता है कि वीसी साहब हम लोग इस बार अजयपाल का एक भव्य पैनोरमा बनाने का फैसला करके टेंडर पर हम पृथ्वीराज चौहान पे भी एक पैनोरमा बनाएंगे। और सरकार ने बजट में घोषणा की है कि महर्षि दयानंद सरस्वती पे भी एक पैनोरमा बनाएंगे। और अकल आप देखें, वेद मंत्रों की ध्वनि कैसे गूंजे, ये सब तो आप ही देखें। हाथी चुने वाला काम तो हम कर लेंगे, पर उसमें प्राण डालने का काम कैसे हो? अब उसके अंदर मुख्य अमात्य भी होगा, विधि का अमात्य विदेश मंत्री उसका था वो भी होगा, अक्षर पटालिक है उसका भी कहीं ढूंढ के लगाएंगे, दंडनायक की व्यवस्था थी उसके शासन में वो भी दिखाएंगे, महाध्यक्ष पटालिक है वो भी दिखाएंगे, खजांची कोषाध्यक्ष का काम भी दिखाएंगे, श्रीकरण का जो है केंद्रीय सचिवालय का जो प्रमुख होता था उसको भी दिखाएंगे, महासेनापति जो है सेना अध्यक्ष होता था उसको भी दिखाएंगे, और भांडागारिक है उसको भी दिखाएंगे, महामात्य दिखाएंगे, महाधिपति दिखाएंगे, और पैदल सेना पर जो पति है सेना अध्यक्ष है प्रत्याध्यक्ष भी दिखाएंगे, महाअश्वपति भी दिखाएंगे, गौरमिक भी दिखाएंगे, दुशासन दिखाएंगे, चौराद्रणिक भी दिखाएंगे। शास्त्रों में जो मिलता है वो सबका शुभ हम उसको सबको पूरा दिखाने का पृथ्वीराज चौहान के स्मारक में प्रयास करेंगे।
सब इतनी है, काम हम करेंगे, पत्थर हम लाएंगे, खुदाई वाले के पैसे हम देंगे और अकल वाला काम आप करेंगे। मेरे पास अकल का पैटर्न है, दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अजमेर के स्वर्णिम इतिहास को सबके सामने रखने के नाते स्वर्णिम अवसर है। ईवी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कई वर्षों से कहते थे दयानंद सरस्वती में कुछ काम होना है। इस बार काम हो रहा है, तो काम ऐसा हो कि आने वाली 100 पीढ़ी काम आए। हर छात्र अंदर जाए, कोई जिज्ञासा के साथ जाए जानने के लिए। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, बाहर जाके पूछ रहे विश्वविद्यालय क्या है, कैसा है, बाहर जाकर के आधा घंटा माता पिता को, चलने वाले रिश्तेदारों को भी अपना उपदेश दे दे जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। जब तो आया आनंद कि यूनिवर्सिटी में एक पैनोरामा बन रहा है महर्षि दयानंद सरस्वती। हम कानड़ देव पे काम कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। मैं इतनी बात आपसे एक निवेदन कर सकता हूं कि कुल मिलाकर ये विश्वविद्यालय संपूर्ण हिंदुस्तान में एक चिराग से रोशनी कर सकती है। ये ज्ञान के इनके पास इतना भंडार, इतने लोग, इतने प्रोफेसर, इतने छात्र और ये विश्वविद्यालय और इतने उनके अनुगामी हैं। एसोसिएट कॉलेज यही तो है आपके, और क्या कराना उनसे, बेगार थोड़ी लेनी है अपने, चंदा भी नहीं लेना। यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जिस महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर है, उसके लिए हमारे हर विद्यालय के अंदर और कुछ मत करिए, 4 पढ़ तो ढंग के लग जाए। हम लोग 15 वोट से जीतने वालों की फोट में लग रही है, महर्षि दयानंद के लगा लो, हम क्या काम है। अब आवश्यकता यह है कि आज की परिस्थिति के अंदर, इस भौतिक युग के अंदर और पलटते हुए वोटों की प्रक्रिया को देखते हुए इस समय है, इस समय का जितना सदुपयोग कर लें। इतने अच्छे वीसी आ गए, इतने अच्छे आपके पास स्टाफ है, इतने अच्छे आपके शिक्षक हैं, ऐसे ही अच्छे आपके छात्र हैं। यदि इस अवसर का सदुपयोग किया तो मैं कह सकता हूं कि इतिहास में दर्ज करने जैसा काम और उपलब्धि आज पृथ्वीराज चौहान जयंती के दिन हम इस संकल्प के साथ बढ़े तो निश्चित रूप से अगले बार जब मिले एक छात्र उधर से आके पृथ्वीराज चौहान को भाषण दे और हम तालियां बजाएं, तो फिर मैं देखना चाहता हूं आपने मुझे बुलाया। शक्ति के उपासक, धर्म रक्षक सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, जब हम उनका सही इतिहास पढ़ाएं। मैं विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी और आमंत्रणीय मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष और जो ऐसे समाज से आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि समाज में तो बच्चा 10वीं पास पैदा होता है, और आपकी विनम्रता का, इतने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी आपकी विनम्रता का इतना कायल हूँ कि उस चीज़ का श्रेय हर किसी को, हर दूसरे को देते हैं कि मैं सिर्फ पत्थर ढूंढूंगा लेकिन लिखने पढ़ने का काम आप ही करेंगे। वस्तुतः मित्रों, आपको बताऊं, लिखने पढ़ने के काम में भी आप इतने ही माहिर हैं जितना पत्थरों की नक्काशी और पत्थरों को इकट्ठा करें। और इसलिए मैं आपको इस अवसर पर पाकर अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आपने हमारे मध्य होने का निश्चय किया और आज हमें आपका उद्बोधन मिला। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानावत जी, आपको बुलाना इसलिए भी उचित समझा कि एक औपचारिक अवसर पर परिचय हो जाएगा, इसलिए जब प्रबंध मंडल की बैठक में मिलेंगे तो दोबारा परिचय की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन आज मिलने के बाद ऐसा लगा कि आप भी कितने विनम्रता के प्रतीक हैं और कितना सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय को इनका
प्रबंध मंडल के सदस्य होने के नाते भी लाभ मिल पाएगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ और इस नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव जी जो सब कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में हमारा सहयोग करते हैं, इस पृथ्वीराज चौहान शोध पीठ के डायरेक्टर, ऑनरेरी डायरेक्टर हैं, क्योंकि हम इनको कोई पैसा वैसा नहीं देते हैं, इसलिए अरविंद जी ये बड़े तन मन धन सब तरह से लगे रहते हैं। इस तरह से जो मुझे काम दिया गया है उसको मैं बखूबी अंदाज तक पहुँचाऊँ और मेरे सामने बैठे सभी श्रेष्ठ जन, विशेष रूप से परम आदरणीय शेखावत साहब, जिनका मार्गदर्शन ही नहीं अपितु हमेशा प्रोत्साहन भी मुझे मिलता है। जब भी कोई छोटा मोटा लेख पत्रिका में या दूसरे राष्ट्रीय स्तर के अखबार में प्रकाशित होता है तो तुरंत आपका मेरे पास प्रोत्साहन का 3-4 वाक्य लिखे हुए आ जाते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हालांकि मुझसे भूल हुई कि मैं आपको आमंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन आपने स्वतः आमंत्रण पाकर और यहाँ उपस्थित होने का निर्णय किया, आपको भी साधुवाद अर्पित करता हूँ। आप सभी उपस्थित जन, श्रेष्ठतर जन, ज्ञान और अनुभव में श्रेष्ठतर जन, शोधार्थी, विद्यार्थियों एवं आप सब। Let me tell you, after Onkar Singh Ji Lakhawat has spoken, nothing remains to be spoken. But he has left us with several very prominent questions, and the questions are to be pondered upon. आपने सबसे पहले एक प्रश्न किया, यूनिवर्सिटी कोर्सेस आर मैन्युफैक्चर्ड, दे आर नॉट कंस्ट्रक्टेड। और इसलिए मित्रों इस संदर्भ में हमें सोचना होगा, should we continue to depend upon the legacy that we receive from the West, or should we try to apply our own mind to construct a syllabus so that we are able to project our own culture and ethos? मैं बार-बार कहता हूँ, जापान में एक बार जाने का अवसर मिला और उन्होंने कहा मुझे, जब मैं अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन अध्यापन की बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं पढ़ाते, ऐसा अंग्रेजी साहित्य सिर्फ अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाते हैं और अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते हैं, इसके अलावा सारा जापानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन मीन्स अंग्रेजी में जापानी ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं। मित्रों इस देश में स्वतंत्रता के करीब 8 दशक मान सकते हैं, उसके बाद भी कार्य संपन्न नहीं हो पाया। इसलिए आपका आह्वान स्वीकार करता हूं और आपको आश्वस्त भी करता हूं कि विश्वविद्यालय के स्तर पर जो संभव होगा इस संदर्भ में कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा कि कोर्सेस पूर्ण रूप से सही मायने में हमारे ओज को, हमारी शौर्य को, हमारे इतिहास को प्रकट करने वाले हों। मित्रों आपने जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने रखा वो ये था कि वी एकेडमिशियंस ओन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ राइटिंग अबाउट द अनसंग हीरोज। और ये पूरे व्याख्यान में, आपके व्याख्यान में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि हमें हमारे अनसंग हीरोज के बारे में लिखना हमारा दायित्व बनता है। और ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तक बहुत कम लिखा गया। लेट मी कन्फेस बिफोर यू, आपने जितने नाम लिए उनमें से आधे के बारे में तो मुझे जानकारी थी, लेकिन आधे के बारे में मुझे सिर्फ नाम सुना था, लेकिन जानकारी बिल्कुल नहीं। और यही मुझे लगता है हम सबका हाल है। क्या हमें हमारे इथियोस के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, जो इतना ग्लोरियस पास्ट था, उसको नहीं जानना चाहिए। और ये नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो संस्कृति, मैं बहुत बार बात करता हूँ कि किसी संस्कृति पर सबसे बड़ा आघात तब होता है जब वो संस्कृति अपने आप से हट करके दूसरी संस्कृति या दूसरों के इथियोस पर चलने का, इथियोस तो होता नहीं है, पर दूसरों के दिखाए मार्ग पर चलने का निर्णय। और 1947 के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए हमें आज सोचने की आवश्यकता, और इसीलिए मैंने तय किया कि जब लखावत साहब जैसे वक्ता होंगे तो हमें तराई के बाद की स्थिति को भी पुनर्कल्पित करने की हमारे आंख में, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सीन लखावत साहब अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने चित्रित कर पाए कि किस तरह का पुनर्कल्पित भारत होना चाहिए।
तराइन के बाद का, क्योंकि मित्रों जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास सिर्फ शिलालेखों का इतिहास नहीं होता है, इतिहास सिर्फ अभिलेखों का इतिहास नहीं होता है, इतिहास सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास नहीं होता है, अपितु इतिहास लोक कथाओं का भी होता है। लोक कथाओं के माध्यम से इतिहास जीवित रहता है और इसलिए लोक कथाएं इतिहास का अभिन्न अंग है। हमें हमारी लोक कथाओं को भी ध्यान देना होगा। कोई भी लोक कथा असत्य नहीं होती, उसके पीछे बहुत गहन सत्य छिपा रहता है, उस गहन सत्य को भी निकालने की आवश्यकता है। जब पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो जो वीरता, स्वाभिमान, प्रतिरोध और मूल्यों के प्रतीक वो थे, लेकिन एक तराइन के युद्ध की तथाकथित हार में वो भी हार छद और कपट के माध्यम से हराया गया। हमने उसके माध्यम से जब वो एक बार हार गए तो हमने निर्णय किया कि उनको इतिहास से विलोपित कर दिया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्या नेपोलियन बोनापार्ट महान नहीं रहे युद्ध में हारने के बाद? आज भी यूरोप उनको महान कहता है। यह परंपरा जो हमें दूसरों से सीखनी चाहिए वो तो नहीं सीखते, लेकिन ऐसी परंपराएं या कई अकथनीय तथ्य जो कहने नहीं चाहिए उनको अडॉप्ट करने में बड़ी शीघ्रता करते हैं। इस बारे में भी हमें सोचना होगा। आपने तीसरा प्रश्न उठाया, वी नीड टू ब्रिंग आउट द हिस्टोरिकल वेरिसिटी थ्रू आवर पेन। इतिहास गलत तरीके से लिखा गया, इतिहास में इतना डिस्टोर्शन है, क्या हमें उसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए हमारे युवाओं की कलम चलनी चाहिए। जब युवाओं की कलम चलेगी, युवाओं में पृथ्वीराज चौहान या दूसरे हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में एक चेतना जागृत होगी, तो जो परिदृश्य वास्तव में हमारा ऐसा भारत जिस पर हम गर्व कर सकते हैं वो हमारी आंखों के सामने होगा। तो मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह भारत और गति के साथ चल पड़ेगा। हालांकि अभी चला है, लेकिन और गति, इतनी गति तेज हो जाएगी कि हम दुनिया के नंबर 1 होंगे। इसलिए इस पर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आपने ये भी कहा कि बहुत सारे प्रश्न हैं रिसर्च के जिनको भी करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक संभव हुआ, पैसे की जहाँ तक बात है, माननीय पैसों के विश्वविद्यालय में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ हमारे यहाँ न तो प्राध्यापक हैं और न इतिहास विभाग चलता है। इसलिए आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्राध्यापकों की भी अगर नियुक्ति समय पर हो जाए, और इतिहास विभाग, क्योंकि इतिहास विभाग यहाँ सेंक्शन था, लेकिन अभी कोई भी प्राध्यापक होने के कारण वो भी नहीं चल पा रहा है, तो अगर वो हो जाता है तो हमारी इस प्रगति को और 4 चांद लग जाएंगे। माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप यहाँ 2 कैपेसिटी में उपस्थित हैं, एमएलए भी हैं और हमारे प्रबंध मंडल के सदस्य भी हैं, इस पर थोड़ा कार्रवाई एक्सपेडाइट करवाएं। मेरे लेवल पर मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन आपकी ओर थोड़ा पुशअप हो जाएगा तो चीज़ें सही दिशा में चल पड़ती हैं। आपने ये भी प्रश्न बताया हमें कि सिर्फ पृथ्वीराज के कालखंड की चर्चा करना पर्याप्त नहीं है, हमें पृथ्वीराज को वर्तमान प्रासंगिकता से जोड़ना होगा अगर हमें वास्तव में पृथ्वीराज के चौहान के आदर्शों पर चलना है। आपने ये भी कहा कि देशभक्त गली मोहल्लों से पैदा नहीं होते, अपितु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जैसी जगहों से पैदा होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह की शिक्षा दीक्षा का ढांचा आने के बाद मैंने थोड़ा सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन जब आप अगले वर्ष यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये महसूस होगा कि हमने आपको जो कहा था उस पर काम करने का प्रयास किया। पृथ्वीराज जैसे साहित्य में, आपका अगला प्रश्न था, पृथ्वीराज रासो जैसे साहित्य में वर्णित ऐतिहासिक प्रसंगों को राष्ट्र के सामने लाने की आवश्यकता है, और ये बहुत आवश्यक है। आपने बताया कि चंद्रप्रदायी नहीं होते तो शायद आज हम पृथ्वीराज को ढूंढ रहे होते कि पृथ्वीराज कौन थे, क्या थे। हमारा प्रयास सिर्फ ये रहता है कि ढंग से नहीं लिखा गया, लोक कथा भी, व्याकरण की इतनी सारी स्तुतियां हैं, कोई मीनिंग नहीं मिल पाता है। मैंने एक बार उसको पढ़ने की कोशिश की थी, हालांकि उसको संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना पढ़ा उसके बाद क्रम छूट गया, क्योंकि मैंने बीकानेर छोड़ करके गुजरात जाने का निर्णय किया तो वो क्रम छूट गया। लेकिन जो पढ़ा उसमें लगा कि किस तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो चीज़ें लिखी जाती।
उस पर भी हमें मनन करने की ज़रूरत है। और ये ऑटोमेटिक इतिहास लेखन का प्रशिक्षण भी है। आपने ये भी बताया कि क्या हमारी पुस्तकालय में जयानक जैसे पृथ्वीराज विजय पुस्तक नहीं होनी चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और मैंने अभी जब हमारे शोध पीठ के निदेशक महोदय मेरे से मैंने इनको जब आप बात कर रहे थे इन सब की, तो मैंने बात के दौरान ही आपसे कहा कि जितनी भी किताबों की चर्चा, जितनी भी पुस्तकों की चर्चा आपने की है, वो सभी हमारे विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, पुस्तकालय में भी हो और फीस में भी हो, जिससे कि छात्र उनका निर्वाचन कर सके। विश्वविद्यालय चिराग जैसी रोशनी कर सकता है। सर, मैं आपका आभारी हूँ, आपने विश्वविद्यालय को इतनी मांग से विभूषित किया है और मैं आशा करता हूँ that we will come up to your expectations. When you visit us next time, you will find that we have tried our level best to do the best things that we could do. Thank you so much for being amongst us. And thank you for having invited us. बहुत धन्यवाद। आह्वान व्याख्यान मेरा कमेंट इनका व्याख्यान आह्वान व्याख्यान, वो आह्वान आपने स्वीकार की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। दिनांक 17 मई को पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ पर पृथ्वीराज जयंती सप्ताह का समापन समारोह आयोजित होगा। आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। अब मैं आग्रह करूंगा विश्वविद्यालय कुल सचिव जय कैलाश चंद्र जी से आप पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री ओंकार सिंह जी लखावत, माननीय अध्यक्ष राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह कानावत जी, माननीय विधायक मसूदा और माननीय सदस्य प्रबंध मंडल, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी, माननीय कुलगुरु महोदय, पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र के मानद निदेशक प्रोफेसर अरविंद पारिक जी, सभी उपस्थित विद्वजन, शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण, मातृशक्ति और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी तराइन से परे पृथ्वीराज का पुनर्कल्पित इतिहास केवल एक अकादमिक आयोजन ही नहीं, अभी तो हमारी ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्जागरण का एक सार्थक प्रयास है। इस गरिमामय अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मैं आप सभी के प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत का अभिनंदन करता हूँ, प्रथम बार विश्वविद्यालय पधारने पर, जिन्होंने अपने व्यस्त सार्वजनिक जीवन से समय निकालकर इस ऐतिहासिक विमर्श की गरिमा को बढ़ाया। आपके प्रेरक उद्बोधन ने इतिहास को केवल अतीत का वृत्तांत नहीं मानकर भविष्य के निर्माण का आधार बनाया। यह दृष्टि हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने गहन अध्ययन, प्रखर चिंतन और राष्ट्रनिष्ठ दृष्टिकोण से पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व और इतिहास के अनेक ऐसे आयाम उद्घाटित किए जो सामान्यतः इतिहास लेखन में उपेक्षित रहे हैं। आपका वक्तव्य केवल तथ्यपरक ही नहीं, अपितु आत्मगौरव से ओतप्रोत था और हम सभी के लिए विचारोत्तेजक था। आप सही मायनों में एक कर्मयोगी कहलाने योग्य हैं।
मैं इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास, बौद्ध और सांस्कृतिक विमर्श के क्षेत्र में निरंतर नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। आपके मार्गदर्शन ने इस आयोजन को एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रदान किया है। मैं संगोष्ठी से जुड़े सभी विद्वानों, इतिहासकारों, शोधार्थियों और प्रतिभागियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस विमर्श को जीवंत बनाया है। इतिहास तभी सार्थक होता है जब वह जिज्ञासा जगाए और समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करे। विशेष धन्यवाद पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र के मानद निदेशक प्रोफेसर अरविंद पारिक जी, उनके साथ सभी कार्यकर्ता, आयोजन समिति, संकाय सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिवार और समस्त सहयोगी कर्मियों को, जिनके अथक परिश्रम एवं सूक्ष्म व्यवस्थापन से यह आयोजन सफल एवं प्रभावपूर्ण बन सका। आज की यह संगोष्ठी हमें स्मरण कराती है कि इतिहास केवल विजय और पराजय का लेखा जोखा ही नहीं होता, बल्कि वह राष्ट्र की आत्मा का दर्पण भी होता है। महाकवि चंद्रवरराय द्वारा वर्णित पृथ्वीराज का तेज आज भी हमारी सांस्कृतिक नीति में जीवित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टियों के सीमित परिप्रेक्ष्य से बाहर निकालकर भारतीय दृष्टि से पुनः पढ़ें, पुनः समझें और नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। अंत में मैं पुनः सभी अतिथिगण, आगंतुकगण, सहभागी महानुभावों के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इसी मंगल कामना के साथ यह वैचारिक मंथन भारतीय इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान करेगा। आप सभी का पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुल सचिव महोदय। आप सभी राष्ट्रभक्तों से आग्रह है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अल्पार के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सबसे आग्रह है, पहले